हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग कैफ़े। आज हम पढ़ेंगे इनर ईयर डिसऑर्डर्स और हियरिंग डीफनेस और हियरिंग एड्स के बारे में। हमने एक्सटर्नल ईयर डिसऑर्डर और मिडल ईयर डिसऑर्डर्स को पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, तो अब हमारा इनर ईयर डिसऑर्डर्स बचा है। इनर ईयर डिसऑर्डर्स में मीनियर्स डिजीज़, लैबिरिंथाइटिस एंड ओटोटॉक्सिसिटी है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीनियर्स डिजीज़ के बारे में। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है इनर ईयर का जो कि ऑडिटरी और वेस्टिबुलर सिस्टम दोनों को ही एक साथ अफेक्ट करता है, यानी कि हियरिंग और बैलेंस सिस्टम को। इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि ये अचानक होता है और रिकरेंट एपिसोड्स, यानी कि कुछ टाइम इंटरवल के बाद ये रिपीट होता है। इसमें क्या क्या होता है, डिजीनेस होता है, टिनिटस होता है, प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस, यानी कि अगर ये चीज़ कंडीशंस और टाइम के लिए रही तो हियरिंग लॉस भी हो सकता है। ज़्यादातर जो होता है वो एक ही ईयर का लॉस होता है। ये नाम जो दिया मीनियर्स डिजीज़, ये एक फ्रेंच फिजिशियन था, उन्हीं के नेम पर ये नेम दिया गया है, जिसका नाम था प्रॉस्पर मीनियर। 1861 में ये नाम दिया था। इसके कुछ इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स हैं। इसका जो है, हम मीनियर्स डिजीज़ का कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं बता सकते, क्योंकि एक इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक का मतलब होता है अननोन कॉज, यानी कि इनके कारण नहीं पता। नेक्स्ट इसका रिस्क फैक्टर है कि एंडोलिम्फेटिक सैक जो होता है वहाँ पर अगर स्वेलिंग हो तो भी मीनियर्स डिजीज़ हो सकता है। कोई हेड इंजरी हो जाए या फिर मिडिल ईयर इन्फेक्शन हो जाए या कोई एलर्जीज़ हो जाए या अल्कोहल का यूज़, स्ट्रेस या स्मोकिंग, इनमें से किसी भी कारणवश मीनियर्स डिजीज़ हो सकता है। इसकी कुछ पैथोफिजियोलॉजी है। कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, कोई एलर्जी हो सकती है या हेड इंजरी, ट्रॉमा, कुछ भी हो सकता है। उनकी वजह से जो एंडोलिम्फ है वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। लिम्फ के अंदर जो एंडोलिम्फ के अंदर जो लिम्फ प्रोड्यूस हो रहा होगा वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अब ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया। अब वो क्या करेगा, इनर ईयर में आकर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जिसकी वजह से क्या होगा, उस इनर ईयर में एक प्रेशर जनरेट हो जाएगा और वो प्रेशर जो होगा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन्स होंगी वो मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी। रप्चर का मतलब टूट जाना, जिसकी वजह से परमानेंट जो ऑडिटरी और वेस्टिबुलर फंक्शन है वो लॉस हो जाएगा, यानी कि हियरिंग और बैलेंस सिस्टम दोनों के फंक्शंस परमानेंटली लॉस हो सकते हैं। इसके कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, जैसे कि वर्टिगो क्या होता है, जैसे कि हमें फील होगा कि हम और हमारा एनवायरनमेंट दोनों ही स्पिन हो रहा है या वर्ल हो रहा है। फिर आता है टिनिटस। टिनिटस का मतलब होता है रिंगिंग सेंसेशन ऑफ ईयर, यानी कि ईयर के अंदर कुछ रिंगिंग सेंसेशन सा फील होना, हियरिंग लॉस होना, फुलनेस इन ईयर, हेडेक होना, फोटोफोबिया यानी कि लाइट से फियर होना। ठीक है, ये हमारे थे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अगला आता है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सबसे पहले हर किसी में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में ये कॉमन होता है हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि हम लोग पहले हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे तभी पता कर सकते हैं कि कहीं ये कॉन्जेनाइटल तो नहीं है, बाय बर्थ तो नहीं है, या फिर पेरेंट्स किसी और जनरेशन में मौजूद हो ये बीमारी, अब जाके ये शो हो रहा हो, रेसेसिव डोमिनेंट के केसेस आ सकते हैं। तो वैसे हिस्ट्री कलेक्ट करना ये हेल्पफुल रहता है। फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चल जाता है अगर कोई और साइन एंड सिम्टम्स शो हो रहे हो तो। फिर आता है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस करवाते हैं, जिससे कि पता चल सके कि मीनियर्स डिजीज़ ही है, यानी सीटी स्कैन और एमआरआई कराते हैं। इसके कुछ मैनेजमेंट है। मीनियर्स डिजीज़ का वैसे तो कोई क्योर नहीं होता, फिर भी हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं ताकि जो ईयर के अंदर जो प्रेशर जनरेट हो रहा था इनर ईयर के अंदर, उसको रिड्यूस कर सके और सिम्टम्स को रिड्यूस कर सके, रिलीव दे सकें सिम्टम्स से। हम लोग एंटीहिस्टामिन्स प्रोवाइड करते हैं। एंटीहिस्टामिन्स जो होते हैं, अगर सपोज मान लो एलर्जीज़ की वजह से हुआ है तो उस एलर्जी को रिड्यूस करने के लिए, उस एलर्जी की ट्रीटमेंट के लिए एंटीहिस्टामिन्स प्रोवाइड करते हैं। एंटीकोलिनर्जिक्स, ये क्या करता है, ये सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो सिनेप्सेस होते हैं वहाँ पर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनके एक्शंस को ब्लॉक करता है ये। फिर हम लोग स्टेरॉइड्स देते हैं। स्टेरॉइड्स क्या करता है, ये इन्फ्लामेशन को डिक्रीज़ करने में हेल्प करता है। फिर डायूरेटिक्स जो है
यूरिन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए देते हैं। मैक्लिजिन और स्कोपोलामाइन जो कि वर्टिगो के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। बेंजोडायजेपाइंस दिया जाता है। एंटी एमेटिक्स यानी कि वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि वॉमिटिंग भी आ सकता है, तो इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए भी। अगर हियरिंग लॉस हुआ है तो उस समय हम लोग हियरिंग एड प्रोवाइड करेंगे। फिर इसमें आता है लो सॉल्ट डाइट देना होता है हमें, जिससे कि फ्लूइड रिटेंशन जो होता है उसको रिड्यूस कर सकें, यानी कि फ्लूइड ज़्यादा बॉडी से रिमूव ना हो। स्मोकिंग को बंद करना होगा। अगर हम लोग कैफ़ीन लेते हैं, जैसे कि कॉफ़ी हो गई, उसमें कैफ़ीन मौजूद रहता है। टी, कोको कोलाज हो गया, चॉकलेट्स हो गया, डाइट्स में अगर इंक्लूडेड है तो उसे एलिमिनेट कर देंगे। कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट भी होता है। पहला है कि एंडोलिम्फेटिक सैक डिकम्प्रेशन। ये एक तरह का ट्रीटमेंट है जिसमें इनर ईयर के जो एंडोलिम्फ होमोस्टेसिस और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं इनर ईयर के। ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें इनर ईयर में जो एंडोलिम्फ होगा उसको होमियोस्टेसिस प्रोवाइड करेंगे और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है ईयर का उसको भी मेंटेन करेंगे। अगला आता है लैब्रिन्थेक्टोमी। फिर है वेस्टिबुलर न्यूरेक्टोमी। ये एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें जो हियरिंग नर्व है जो ईयर से लेकर ब्रेन में जाता है, उस नर्व को प्रिजर्व करके जो बैलेंस नर्व होता है उसको कट किया जाता है वेस्टिबुलर न्यूरेक्टोमी में। फिर आता है जो वेस्टिबुलर न्यूरेक्टोमी है वो 90 to 95% जो होता है वो वर्टिगो को क्योर करने में हेल्पफुल रहा है। फिर आता है क्रायोसर्जिकल मेथड। ये एक तरह का सर्जरी है जिसमें जो एबनॉर्मल टिश्यूज़ होता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग एक्सट्रीम कोल्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लिक्विड नाइट्रोजन हो गया। हम लोग कभी कभार कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा मेनियर्स डिजीज़। नेक्स्ट आता है हमारा लैबिरिन्थाइटिस। लैबिरिन्थाइटिस क्या होता है? ये एक तरह का इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होता है इनर ईयर का। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि बैलेंस और हियरिंग दोनों में ही डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता है। वर्टिगो जो होता है इसका मेन सिम्टम जिसको बोल सकते हैं कि लैबिरिन्थाइटिस का मेन सिम्टम जो होता है वो वर्टिगो ही होता है। यानी कि हमें फील होता है कि हम और हमारा एनवायरनमेंट दोनों ही जो स्पिन कर रहा है, वर्ल कर रहा है, घूम रहा है। इसके कुछ इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जो लैबिरिन्थाइटिस है ये एक सेकेंडरी कंडीशन होती है ओटाइटिस मीडिया और मेनिंजाइटिस की। अगर ओटाइटिस मीडिया मेनिंजाइटिस की प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो सेकेंडरी कंडीशन यानी कि लैबिरिन्थाइटिस हो सकता है। ओटाइटिस मीडिया क्या होता था? ये मिडल ईयर जो होता है उधर इन्फ्लामेशन होना, जो उनके जो बोनी ऑसिकल्स होते हैं, स्टेपिस इनकस मैलस जो होता है वहाँ पर इन्फ्लामेशन होना, वही ओटाइटिस मीडिया। मेनिंजाइटिस जो होता है मेनिंजल जो लेयर होती है वहाँ पर इन्फ्लामेशन होना। फिर आता है इसका रिस्क फैक्टर हेड इंजरी। हेड इंजरी की वजह से भी लैबिरिन्थाइटिस हो सकता है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर अल्कोहल ड्रिंक किया तो भी हो सकता है। एक्सट्रीम स्ट्रेस हो उसकी वजह से भी हो सकता है। इडियोपैथिक यानी कि ज़्यादातर कॉजेज़ जो होते हैं वो हमें अननोन है, पता नहीं है उसके बारे में। फिर आता है पैथोफिजियोलॉजी। कोई भी इटियोलॉजी हो सकती है, जैसे हेड इंजरी हो सकती है या फिर ओटाइटिस मीडिया की सेकेंडरी कंडीशन भी मान सकते हैं। उसकी वजह से जो होता है इनर ईयर का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर इन्फ्लामेशन आ जाता है, जिसकी वजह से जो सेमी सर्कुलर कैनाल और कॉक्लिया होता है उसके फंक्शन में डिस्टर्बेंस आता है, जिसकी वजह से, क्योंकि यही दोनों सेमी सर्कुलर कैनाल और कॉक्लिया ही हमारे हियरिंग और बैलेंस मेंटेनिंग में हेल्प करता है। अगर वहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है हियरिंग और बैलेंस मेंटेनिंग में भी डिफिकल्टी आती है और यही कंडीशन लैबिरिन्थाइटिस को लीड करती है। इसके कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। एक्सट्रीम वर्टिगो, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में आता है एक्सट्रीम वर्टिगो, डिजीनेस यानी कि फेंटनेस, ऐसा लगना कि जैसे सेंसेशन ऑफ फेंटनेस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। फिर आता है ऑरल फुलनेस या फिर ईयर फुलनेस, ऐसा फील होना जैसे हमारा ईयर फुल है। जब कोई फॉरेन बॉडी घुसता है हमारे ईयर के अंदर तो उस समय भी ऐसे ही ऑरल फुलनेस की कंडीशन आती है। फिर आता है टिनिटस, ओटैल्जिया। ओटैल्जिया का मतलब होता है ईयर पेन या ईयर एक, नोजिया, वॉमिटिंग, ये इनके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। इनके कुछ डायग्नोस्टिक एवेलुएशन है, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, सिटी स्कैन, एमआरआई की मदद से भी कर सकते हैं। ऑडियोमेट्रिक टेस्ट होते हैं उनसे भी कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं। फिर आता है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, इसमें आता है एक रॉम्बर्ग टेस्ट।
रॉम्बर्ग टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम सेंस ऑफ बैलेंस को टेस्ट करते हैं। जैसे हियरिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो उस समय रोमबर्ग टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके कुछ मैनेजमेंट है। वर्टिगो को ट्रीटमेंट के लिए कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं, जैसे कि मैक्लिजिन, स्कोपेलामाइन। फिर एंटीबायोटिक्स, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, वो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। फिर एंटीवायरल ड्रग, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो भी। एंटीएमेटिक्स, क्योंकि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में वॉमिटिंग था तो अगर वॉमिटिंग होती है तो एंटीएमेटिक्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। डायजेपैम दिया जाता है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो कि इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। कुछ और मैनेजमेंट है, जैसे कि रेस्ट प्रोवाइड करना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, हैवी एक्सरसाइजेस को अवॉइड करना, ड्राइविंग अवॉइड करना, सडन चेंजेस जो होना पोजीशन में, अगर कोई पोजीशन बैठे हैं तो उसमें सडन चेंजेस ना लाना, कोई जंपिंग एक्टिविटीज़ को भी अवॉइड करना। तो ये था हमारा लैबिरिन्थाइटिस। नेक्स्ट आता है ओटोटॉक्सिसिटी। ओटोटॉक्सिसिटी क्या होता है? ये जो होता है ये एक फंक्शनल इम्पेयरमेंट या फिर सेलुलर डैमेज होता है इनर ईयर का और एट्थ क्रेनियल नर्व का किसी भी ड्रग या केमिकल्स की वजह से। ठीक है। ओटोटॉक्सिसिटी जो होता है ये परमानेंट या फिर टेम्पररी हियरिंग बैलेंस डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, या फिर दोनों ही एक साथ होता है, या तो हियरिंग होगा या बैलेंस डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, टेम्पररी या परमानेंट, या फिर ये दोनों ही करेगा। इसकी जो इटियोलॉजी है, यानी कि हमारा ड्रग्स और केमिकल, वो ड्रग्स देखते हैं कौन से हैं। एमिनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स जैसे जेंटामाइसिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, नियोमाइसिन हो गया, इन सब की वजह से भी ओटोटॉक्सिसिटी की कंडीशन आ सकती है। एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स हो गए जैसे सिस्प्लाटिन, कार्बोप्लेटिन, लूप डायरेटिक्स, लैसिक्स हो गया, ब्यूमेटेनाइड हो गया। ये सारी जो ड्रग्स होती हैं ये हार्मफुल होती हैं, मतलब वो ओटोटॉक्सिसिटी को कॉज करती हैं। कुछ केमिकल, एनवायरमेंटल केमिकल्स जैसे कि मर्करी हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, हेक्सेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, टाउलिन, जाइलिन, मैग्नीज, ये सब जो होते हैं, ये सारे चीज़ें जो होती हैं ओटोटॉक्सिसिटी को कॉज कर सकती हैं। इसकी कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, जैसे हियरिंग लॉस है, टिनेटस, वर्टिगो, डिजीनेस। ठीक है। इसका कुछ मैनेजमेंट है, जैसे कि अगर हम लोग ड्रग्स एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसको केयरफुल मॉनिटर करना, सीरम ड्रग लेवल को, ड्रग के डोजेस को भी क्या बोलते हैं मॉनिटर करना। हमें प्रॉपर डोज ही एडमिनिस्टर करना है। अगर हमको मतलब जितना बोला गया उतना ही ड्रग एडमिनिस्टर करना चाहिए, उससे ज़्यादा लेवल नहीं देना चाहिए, उससे कई सारी और कंडीशंस भी जनरेट हो सकती है। जो क्लाइंट है या फिर पेशेंट बोल सकते हैं हम, उनको कोई साइड इफ़ेक्ट, उस ड्रग का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा, उसको भी हमें एसेस करते रहना चाहिए। तो ये हमारी कंडीशन सारी की सारी होती है कंप्लीट ईयर डिसऑर्डर्स के। इनर ईयर भी हो गया, मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर, सारे ईयर के जो तीनों पार्ट्स हैं उन तीनों पार्ट्स के डिसऑर्डर्स कंप्लीट हो गए। अगला अब आता है हमारा टॉपिक डीफनेस। डीफनेस क्या होता है? डीफनेस जो होता है इसको डिफाइन करते हैं हम एक पार्शियल या फिर कंप्लीट हियरिंग लॉस को, यानी कि हमें या तो पार्शियली होगा या कंप्लीट हियरिंग लॉस होगा। हियरिंग इम्पेयरमेंट जो होता है ये क्या बोलते हैं, कुछ वर्ड्स को सुनाई देने में दिक्कत होने से लेकर, माइल्ड डिफ़िकल्टी से लेकर टोटल हियरिंग लॉस तक ये रेंज करता है। इसके कुछ क्वांटिटेटिव हैं, हियरिंग लॉस के कुछ क्वांटिफिकेशंस हैं। इसको रैंक किया गया है इनके लाउडनेस के अकॉर्डिंग में, कि कितने लाउडनेस है, इनको मेजर किया गया है डेसिबल्स में। स्मॉल डी कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं डेसिबल्स को। नॉर्मल ह्यूमन की जो हियरिंग होती है वो 0 से लेकर 25 डेसिबल्स होता है। माइल्ड कंडीशन जो होगी उसमें 26 से लेके 40 डेसिबल्स के बीच में होगी। मॉडरेट में 41 to 55 डेसिबल्स। मॉडरेटली सीवियर में जो होता है 56 to 70 डेसिबल्स। सीवियर कंडीशन में 71 to 90 डेसिबल्स। प्रोफाउंड यानी प्रोफाउंड मतलब सीवियर से भी ज़्यादा हाई जो होता है उसमें क्या है 91 डेसिबल से भी ज़्यादा। ये था हमारा डीफनेस के क्वांटिटेटिव ऑफ हियरिंग लॉस, यानी कि उनके कैसे कैसे मतलब उनकी क्वांटिटीज़ क्या है कि हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा माइल्ड डीफनेस है, माइल्ड हियरिंग लॉस है, या मॉडरेट है, या मॉडरेटली सीवियर है या प्रोफाउंड है। हियरिंग लॉस को क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट्स में, कंडक्टिव हियरिंग लॉस,
सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस और मिक्स्ड हियरिंग लॉस में। तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस क्या होता है? ईयर का वो हिस्सा जो कि साउंड वेव्स को कंडक्ट करता हो, हमारा आउटर ईयर हो गया, ईयर ड्रम हो गया और मिडल ईयर के जो बोन्स हो गए, ये सारे जो होते हैं ये साउंड वेव्स को कंडक्ट करते हैं। इनके नॉर्मल जो इनका मैकेनिज्म होता है उसमें किसी भी तरह का कोई डिसफंक्शन होना, जिसकी वजह से कोई इम्पेयरमेंट होना, उसी को कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहते हैं। इसके कुछ कारण हैं, जैसे कि ईयर वैक्स हो सकता है, कानों में कोई ईयर वैक्स प्रेजेंट हो उसकी वजह से भी हो सकता है। ओटाइटिस एक्सटर्ना यानी कि इन्फ्लामेशन होना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो होगा वहाँ पर कोई इन्फ्लामेशन हो जाना। ईयर में कोई फॉरेन बॉडी का मतलब एंटर होना, उसकी वजह से भी हो सकता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कंजेनाइटल एट्रेसिया मतलब जो ईयर कैनाल हो गया उसका माल डेवलपमेंट या फिर नॉन डेवलपमेंट होना, मतलब डेवलप नहीं हो पाना, उसे कॉन्जेनाइटल एट्रेसिया कहते हैं। ईयर ड्रम परफोरेशन या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन की वजह से भी हो सकता है। ओटाइटिस मीडिया और ओटोस्क्लेरोसिस की वजह से भी कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। फिर आता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। इसमें ये होता है जो इनर ईयर या फिर वेस्टिब्यूलर कॉक्लियर नर्व जो हो गया उनका फंक्शन प्रॉपर ना हो पाना, जिसकी वजह से कोई इम्पेयरमेंट होगा, उसे हम लोग सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं। जैसे इसके कुछ डिजीज़ हैं, जैसे मिनियर्स डिजीज़ हो गया, कॉक्लियर डैमेज, क्रेनियल नर्व जो 8 होता है उसमें कुछ डैमेज आना। मिक्स हियरिंग लॉस में क्या होता है, उसमें कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस दोनों ही एक ही साथ होते हैं, तो इसको मिक्स्ड हियरिंग लॉस कहते हैं। यानी कि जो कंडक्टिव साउंड जो साउंड वेव को कंडक्ट करता है वहाँ पे भी प्रॉब्लम आता है और जो नर्व्स जो होते हैं उधर भी प्रॉब्लम आना। इसके कुछ मैनेजमेंट है, जैसे कि अगर वैक्स जमा है तो उस ब्लॉकेज को रिमूव करना, फॉरेन बॉडी है अगर गई है ईयर के अंदर उसको रिमूव करना, कोई ईयर इन्फेक्शन है तो मेडिकेशन के थ्रू उसको ट्रीट करना, ईयर इरिगेशन करना यानी कि ऐसा प्रोसीजर जिसमें जो ईयर वैक्स या सीरुमेन जो होता है उसको रिमूव करना। ओरल टॉयलेटिंग, इसका मतलब होता है, ये एक अम्ब्रेला टर्म बोलते हैं इसको। ओरल टॉयलेटिंग एक तरह का अम्ब्रेला टर्म है जो कि डिस्क्राइब करता है एक मैनुअल क्लीनिंग ऑफ ईयर। एक ऐसी प्रोसेस है जो मैनुअल क्लीनिंग ऑफ ईयर जो टर्म है उसको डिस्क्राइब करता है, ये ओरल टॉयलेटिंग। हियरिंग लॉस होना, इसके मैनेजमेंट, हियरिंग लॉस का मैनेजमेंट करना। इसके कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट है, जैसे टिम्पैनोप्लास्टी, स्टेपेडेक्टोमी, मेरेंजोटोमी। ठीक है, तो ये था हमारा डीफनेस। अगला टॉपिक है हमारा हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स क्या होता है? हियरिंग एड्स जो होता है ये एक तरह का इलेक्ट्रो अकोस्टिक डिवाइस होता है जो कि ईयर्स के अंदर या फिर पीछे फिट होता है। और ये क्या करता है, ये डिज़ाइन किया गया है जो भी इस हियरिंग एड्स यूज़ करे उसके जो हियरिंग एबिलिटी है उसको वो इम्प्रूव कर सके। ठीक है, हियरिंग एड्स के 4 बेसिक पार्ट्स होते हैं। पहला है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो ये क्या करता है, ये साउंड को रिसीव करता है, जो साउंड वेव्स हैं उसको रिसीव करता है, उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, ये चेंज करता है। दूसरा है हमारा एम्पलीफायर। ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो जनरेट हो गई उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। ठीक है, एम्पलीफाई करता है। रिसीवर क्या हो गया, अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई किया उसको रिसीव करके उसे वापस से साउंड वेव्स में चेंज करके उसको ईयर तक पहुंचाना। चौथा है हमारा बैटरी, जो कि सोर्स होता है एनर्जी का। ये इन तीनों चीज़ों को काम करने के लिए जो एनर्जी है वो यही प्रोवाइड करता है, बैटरी। फिर आता है हमारा हियरिंग एड्स और इम्प्लांटेबल हियरिंग डिवाइसेस। इसके कुछ टाइप्स होते हैं। हियरिंग एड्स जो होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। कन्वेंशनल हियरिंग एड्स, बोन एंकर्ड हियरिंग एड्स जिसको BAHA भी लिखते हैं, इम्प्लांटेबल हियरिंग एड्स। तो कन्वेंशनल हियरिंग एड जो होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं, एयर कंडक्शन हियरिंग एड और बोन कंडक्शन हियरिंग एड। एयर कंडक्शन जो हियरिंग एड होता है ये फर्दर 5 टाइप्स में होता है। बॉडी वॉर्न टाइप्स, बिहाइंड द ईयर टाइप्स, स्पेक्टेकल टाइप्स, इन द ईयर टाइप्स और कैनाल टाइप्स। तो हम लोग हियरिंग एड्स वाले में ये पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा एक और चीज़, इम्प्लांटेबल। इम्प्लांट्स जो होते हैं वो आते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं,
कॉक्लियर इम्प्लांट्स और ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट्स। तो हम इसमें यही सब पढ़ेंगे, ये हमारे टॉपिक्स थे। तो सबसे पहला आता है हमारा हियरिंग एड्स में कन्वेंशनल हियरिंग एड्स। क्या होता है हियरिंग एड? क्या होता है? ये एक तरह का डिवाइस होता है जो कि जो भी ईयर के अंदर साउंड पहुंच रहा है उसको एम्पलीफाई कर देता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, रिसीवर। माइक्रोफोन क्या करता है? साउंड्स को जो होता है साउंड वेव्स को पिक करता है और उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। फिर आता है हमारा एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या कर देता है? उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो होता है या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होता है उसे मैग्नीफाई कर देता है या फिर और बढ़ा देता है उसके उस वॉइस के टोन को। रिसीवर क्या करेगा? अब इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को क्या बोलते हैं, रिसीव करके साउंड प्रोड्यूस करके उसको भेज देता है। अब ये जो एम्पलीफाइड साउंड होता है ये जो होता है ईयर माउल्ड, एक ईयर माउल्ड होता है, उधर से वहाँ से लेकर ईयर ड्रम में फिर चला जाता है। कन्वेंशनल हियरिंग एड्स के जो होते हैं टू टाइप्स है, एयर कंडक्शन हियरिंग एड और बोन कंडक्शन हियरिंग एड। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एयर कंडक्शन हियरिंग एड्स। इसमें क्या होता है, जो भी एयर से रिलेटेड है, जैसे कि ईयर कैनाल से लेकर ईयर ड्रम में जो एयर पास होता है, हमारा साउंड वेव्स पास होता है, वहाँ उसको एम्पलीफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाले एम्पलीफायर्स होते हैं या फिर हियरिंग एड्स होते हैं। ये 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है बॉडी वॉर्न टाइप्स। ये सबसे कॉमन होता है। इसमें माइक्रोफायर और एम्पलीफायर होता है, माइक्रोफोन और एम्पलीफायर होता है और उसके साथ साथ बैटरी भी। इसको क्या करते हैं, इसका जो रिसीवर होता है, इसका जो केस होता है उसको हम लोग चेस्ट लेवल पे पहनते हैं और इसका जो रिसीवर होता है वो ईयर लेवल पे होता है। ये क्या करता है, हायर डिग्री में एम्पलीफिकेशन में हेल्प करता है। और ये जैसे सीवियरली जो डीफ पर्सन्स होता है जो, और या फिर चिल्ड्रन जिनको कॉन्जेनाइटल डीफनेस है, उनमें यूज़फुल होता है ये। नेक्स्ट है हमारा बिहाइंड द ईयर टाइप्स, BTE टाइप। इसमें क्या होता है, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, रिसीवर, बैटरी, चारों चीज़ें मौजूद रहती हैं एक ही यूनिट में। ये जो होता है ये ईयर के पीछे यूज़ करते हैं हम। इसको ईयर कैनाल के साथ डायरेक्ट जोड़ा जाता है एक ट्यूबिंग और ईयर माउल्ट के थ्रू। ये जो होता है मॉडरेट केसेस, स्लाइड से लेके मॉडरेट जो हियरिंग लॉस के केसेस होते हैं उसमें यूज़फुल होता है। फिर आता है स्पेक्टिकल टाइप्स। ये जो होता है ये बिहाइंड द ईयर जो टाइप होता है, BTE टाइप का ही मॉडिफाइड रूप होता है। ये जो ऑरिकुलर पार्ट होता है एक स्पेक्टेकल का, फ्रेम का, जो हमारे स्पेक्टेकल्स होते हैं उसके फ्रेम में जो ऑरिकुलर पार्ट होता है जो कि बिहाइंड द ईयर हमारा होता है, तो उस पार्ट को इनने मॉडिफाई करके उधर ये एक मशीन फिट कर दी। ये जो होता है जिनको आई ग्लासेस की भी नीड हो, विजन की भी प्रॉब्लम हो और साथ ही साथ हियरिंग की भी प्रॉब्लम हो, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है स्पेक्टेकल टाइप्स। फिर आता है हमारा चौथा इन द ईयर टाइप्स। जो पूरा का पूरा जो हियरिंग एड होता है वो एक ईयर मोल्ड है उसको ईयर के अंदर ही, मतलब उसको फिट किया जाता है इन द ईयर, यानी कि ईयर के अंदर। और ये हेल्पफुल होता है माइल्ड से लेके मॉडरेट हियरिंग लॉस तक। और ये बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है क्योंकि इसके कॉस्मेटिक अपील की वजह से। हमारा 5वां टाइप है कैनाल टाइप, ITC एंड CIC। ITC यानी कि इन द कैनाल, कैनाल के अंदर होना, और CIC है कम्प्लीटली इन द कैनाल, जो ईयर कैनाल है उसके कम्प्लीटली उसके अंदर होना और वो थोड़ा सा पार्शियली अंदर होता है, तो इन द कैनाल और कम्प्लीटली इन द कैनाल है CIC और ITC। ये एक तरह का हियरिंग एड है, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, इसको हम लोग ईयर कैनाल के अंदर क्या बोलते हैं डाल सकते हैं बिना कॉक्लिया के अंदर प्रोजेक्ट किए बगैर। जो हियरिंग एड है इसको इस्तेमाल जो करते हैं उससे पहले एक चीज़ देखते हैं कि ईयर कैनाल जो है वो बड़ा होना चाहिए और चौड़ा होना चाहिए पेशेंट का। ये जो होता है ये माइल्ड से लेके मॉडरेट जो हियरिंग लॉस है उसमें हेल्प करता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, इन द कैनाल
और कम्प्लीटली इन द कैनाल, ये एक स्मॉल स्टिल सा इनविजिबल टाइप चीज़ होता है। तो ये था हमारा पूरा एयर कंडक्शन हियरिंग एड्स। अब आता है बोन कंडक्शन हियरिंग एड। इसमें जो है रिसीवर नहीं होता, रिसीवर की जगह यहाँ बोन वाइब्रेटर होता है जो कि मैस्टॉइड में फिट होता है और डायरेक्टली ये कॉक्लिया को स्टिम्युलेट करता रहता है। ये यूज़फुल होता है उन पर्सन्स के लिए जिनकी जो ड्रेनिंग ईयर होता है वो एक्टिवली ड्रेनिंग ईयर होता है, जैसा ओटाइटिस एक्सटर्ना हो गया या फिर कॉन्जेनिटल एट्रेसिया हो गया ईयर कैनाल का, ठीक है। जहाँ पर हम लोग ईयर इंसर्ट्स को मतलब नहीं यूज़ कर सकते वहाँ हम लोग बोन कंडक्शन हियरिंग एड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट हो गया। कन्वेंशनल हियरिंग एड्स के जो टाइप्स थे दोनों क्लियर हो गए, एयर कंडक्शन हियरिंग एड और बोन कंडक्शन हियरिंग एड्स। नेक्स्ट आता है हमारा बोन एंकर्ड हियरिंग एड्स, जिनको BAHA भी लिख सकते हैं। ये जो होता है बोन कंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इनके 3 कंपोनेंट्स हैं, टाइटेनियम फिक्सचर, टाइटेनियम एब्यूटमेंट, साउंड प्रोसेसर। जो टाइटेनियम फिक्सचर होता है वो सर्जिकली स्कल बोन के अंदर उसको फिट किया जाता है। लेकिन जो हमारा एबर्टमेंट है, टाइटेनियम एबर्टमेंट, ये जो होता है ये आउटसाइड द स्किन इसको एक्सपोज किया जाता है, यानी कि वहीं पे फिक्स किया जाता है। जो टाइटेनियम फिक्सचर होता है ये ये एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर ये जो होता है सराउंडिंग टिश्यू के साथ जब बॉन्डिंग बनाता है तो इसको हम लोग ऑसियो इंटीग्रेशन कहते हैं। फिर उसके बाद जो साउंड प्रोसेसर होता है उसको अटैच किया जाता है एब्यूटमेंट से। जैसे ही ओसेंटिग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है उसके बाद साउंड प्रोसेसर को एब्यूटमेंट से अटैच किया जाता है, जो कि 2 से 6 महीने लगते हैं इम्प्लांटेशन के बाद। फिर आता है हमारा लास्ट टाइप इम्प्लांटेबल हियरिंग एड्स। ये जो होता है ये डायरेक्ट ड्राइव प्रिंसिपल के बेसिस पे वर्क करता है। ये जो होता है एकस्टिक एनर्जी जो कि डायरेक्टली एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से डायरेक्ट मिडिल ईयर इम्प्लांट्स के डायरेक्टली पहुंच रहा था, इस मेथड को ना इस्तेमाल करके ये मैकेनिकल वाइब्रेशन का इस्तेमाल करके डायरेक्टली ये ऑसिकुलर चेंज जो है वहाँ पर ये डिलीवर कर रहे हैं एनर्जीज़ को, जिसमें क्या जो है इनर जो ईयर कैनाल होता है वो ओपन रह जाता है। इसमें एक और डिवाइस आता है वाइब्रेंट साउंड ब्रिज डिवाइस। ये एक सेमी इम्प्लांटेबल डिवाइस है। इसके 2 कंपोनेंट हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट। इंटरनल जो कंपोनेंट है उसको हम लोग VORP भी कहते हैं, यानी कि वाइब्रेटिंग ऑसिक्यूलर प्रोस्थेसिस। और ये जो होता है ये 3 पार्ट से बना होता है, रिसीवर, FMT और एक कंडक्टर। कंडक्टर जो होता है FMT और रिसीवर के बीच का एक लिंक होता है। FMT क्या होता है, ये एक फ्लोटिंग मास ट्रांसड्यूसर होता है, ठीक है। तो ये था हमारा इंटरनल कंपोनेंट जिसको VORP कह रहे थे, वाइब्रेटिंग ऑसिक्यूलर प्रोस्थेसिस। फिर आता है हमारा एक्सटर्नल कंपोनेंट, इसको हम लोग ऑडियो प्रोसेसर भी कहते हैं, जो कि ईयर के पीछे पहनते हैं। इसमें क्या होता है, एक माइक्रोफोन होता है जो कि साउंड्स को पिक करता है एनवायरनमेंट से और ट्रांसमिट करता है स्किन के अक्रॉस रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू इंटरनल रिसीवर में। फिर हमारा लास्ट टॉपिक आता है इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स 2 टाइप्स के होते हैं, कॉक्लियर इम्प्लांट्स और ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट्स। सबसे पहले हम देखेंगे कॉक्लियर इम्प्लांट्स क्या होते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट क्या होता है, ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि हेल्पफुल होता है हियरिंग में, और ये क्या करता है, कम्युनिकेशन जो होता है उसको इम्प्रूव करता है उन पर्सन्स के बीच में जो कि जिनको सीवियर या फिर प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होता है, ठीक है। और वो उन पर्सन्स के लिए भी जो कि हियरिंग एड्स का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, उनको ये कॉक्लियर इम्प्लांट जो होता है बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्सटर्नल कंपोनेंट और इंटरनल कंपोनेंट। एक्सटर्नल कंपोनेंट क्या होता है, इसमें एक्सटर्नल कंपोनेंट के अंदर स्पीच रिसीवर प्रोसेसर और एक ट्रांसमीटर होता है। और इंटरनल कंपोनेंट क्या होता है, ये एक सर्जिकली इम्प्लांटेड और सर्जिकली इसको इम्प्लांट किया जाता है, और इसके अंदर क्या होता है, रिसीवर और या फिर स्टिम्युलेटर होता है पैकेज, जिससे कि जिसमें इलेक्ट्रोड एरे होता है जो कि हेल्प करते हैं हियरिंग्स वगैरह में। इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के। तो
अर्ली कॉम्प्लिकेशंस कौन से होते हैं? फेशियल पैरालिसिस हो सकता है, वुंड इन्फेक्शन, वुंड डेहिसेंस, फ्लैप नेक्रोसिस, इलेक्ट्रोड माइग्रेशन, डिवाइस फेलियर, सेंट्रल वो CSF जो होता है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो होता है उसमें लीकेज आना, मेनिंजाइटिस की कंडीशन भी आ सकती है। इसके कॉम्प्लिकेशंस चाहिए कुछ। लास्ट आता है हमारा ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट, ABI। ये जो होता है इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि वो कॉक्लियर न्यूक्लियर जो कॉम्प्लेक्स है उनको स्टिमुलेट कर सके ब्रेन स्टेम में डायरेक्टली। एक इम्प्लांट को फेस करा मतलब प्लेस किया गया है फोर्थ वेंट्रिकल में। ऐसे जो इम्प्लांट होते हैं ये क्रेनियल नर्व जो 8 होता है, जब वो सर्जरी या किसी की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है तो उस समय ऐसे इम्प्लांट की ज़रूरत होती है। ABI जो होता है ये हेल्प करता है कम्युनिकेशन में, अवेयरनेस में और जो एनवायरमेंटल साउंड है उसको रिकॉग्नाइज करने में। लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं होता, जैसे कि मल्टी चैनल कॉक्लियर इम्प्लांट्स होते हैं वैसे ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। तो मेरा वीडियो यहाँ होता है ख़त्म। तो जितने भी ईयर डिसऑर्डर और ईयर रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सब मैंने अकॉर्डिंग टू दी इंडियन नर्सिंग काउंसिल मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू। अगला वीडियो अब 4-5 दिन बाद मैं अगला वीडियो भी डालूंगी, वो होगा हमारा थ्रॉट डिसऑर्डर्स, थ्रॉट एंड नोज डिसऑर्डर्स जो होंगे उसको अब मैं कवर करूँगी नेक्स्ट। थैंक यू, बाय।